नमस्कार, सीएनबी से आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं 10 के दमदार ट्रेड्स। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर और शो की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। ईरान इजराइल घमासान फिर से शुरू होने से बाजार की बढ़ी टेंशन, क्रूड में उछाल और रुपए की कमजोरी भी बढ़ा रही दबाव। निफ्टी करीब 200 पॉइंट टूटा, बैंक निफ्टी की रिकवरी भी हुई हवा। साथ ही मिड और स्मॉल कैप में दबाव ज्यादा, डर का इंडेक्स इंडिया विक्स करीब 9% ऊपर। रियल्टी और आईटी शेयरों की तगड़ी पिटाई, दोनों सेक्टर्स इंडेक्स करीब 2% फिसले, करीब 5% टूटा विप्रो का शेयर। साथ ही मेटल, ऑटो, केमिकल शेयर में भी बिकवाली कायम, लेकिन चुनिंदा फार्मा, पीएसयूज बैंकों में रौनक कायम। डॉलर इंडेक्स में मजबूती से गोल्ड सिल्वर की चमक पड़ी फीकी। एमसीएक्स पर चांदी में 5000 तो सोने में 1300 रुपए से ज्यादा की गिरावट। साथ ही गोल्ड और सिल्वर के ईटीएफ्स में भी तगड़ी मुनाफा वसूली। 62 दिनों में एक बार फिर से ईरान और इजराइल के बीच में हुआ घमासान। ईरान के मिसाइल हमलों के जवाब में इजराइल के भी अटैक शुरू। आईडीएफ बोला ईरान के सैन्य ठिकानों को बना रहे हैं निशाना। ईरान का भी इजराइल के कई शहरों पर मिसाइल अटैक। आप देख रहे हैं 10 के दमदार ट्रेड। 10 के दमदार ट्रेड में आशीष बहीती जी और रचना वैद्य पिछले शो से हमारे साथ बने हुए हैं। अमित सेठ और सोमिल मेहता जी भी अपने टॉप ट्रेड्स के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे। मार्केट आउटलुक पर टाटा म्यूचुअल फंड के सीआईओ राहुल सिंह से बातचीत करेंगे और मार्केट टेक्निकल्स पर नरेश मेरानी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकर आइए निफ्टी, बैंक निफ्टी। अब निफ्टी में भी वीरेंद्र जी आप देख सकते हैं 173 अंक की गिरावट रह चुकी है। तो निचले स्तरों से जो लेवल्स हमने बताए थे, आज का लो 23,070, वहां से अच्छी रिकवरी के साथ अब हम ऊपर बढ़ते हुए बैंक निफ्टी भी अच्छा रिकवर कर रहा है। एक बार ब्रेथ रखिएगा स्क्रीन पर, और ब्रेथ में हालांकि उतनी अच्छी रिकवरी नहीं है, लेकिन देखते हैं अब यहाँ से मिड कैप और स्मॉल कैप में कैसे एक्शंस रहते हैं। हालांकि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन दिखा रहा है मार्केट, और फार्मा क्लियरली हेल्थ केयर स्पेस आज का हीरो ऑफ द स्पेस कहा जा सकता है। बिल्कुल श्रेया, और श्रेया बिल्कुल सही कहा आपने, फार्मा, हेल्थ केयर, बैंक्स डूइंग वेल। श्रेया, अगर हम किसी तरीके से एटलीस्ट ना अगले कुछ समय के लिए, दिन के लिए भी इस 23,300 की ट्रैजेक्टरी को, 200 की ट्रैजेक्टरी को सिक्योर करने में कायम रहे ना, वो इंडियन मार्केट्स के लिए अच्छी बात होगी। बट मैं लीड इंडिकेटर श्रेया अभी भी मान के चल रहा हूँ, इट्स निफ्टी बैंक। आज सुबह से हमने पूरे एफर्ट किए टू एस्टेब्लिश दैट डाइवर्जेंस। वो जो बैंक निफ्टी की हम बात सुबह से बार बार कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी सरकार के, आरबीआई के कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के बीच में आप इसको नेगेटिवली नहीं ले सकते। सुबह क्लियरली कहा था। शायद अब जानते हैं 54,500 इज स्लाइटली डिफिकल्ट। अगर 54,500 अगर क्रॉस होता है तो ये जो है ना निफ्टी बैंक इस पूरे दायरे को तोड़ के ऊपर निकल जाएगा। सो प्लीज वॉच 54,500 एंड 450 बहुत बहुत बारीकी से शेयर। अदरवाइज अ कंसोलिडेशन पॉसिबल बिटवीन 54,500 एंड 53,800। अदरवाइज अ कंसोलिडेशन पॉसिबल बिटवीन 23,250 एंड 23,067। तो मेरे लिए शेयर क्रिटिकल इंडिकेटर निफ्टी बैंक शेयर। निफ्टी बैंक पे नजरें रहेंगी। फिलहाल तो ठीक ठाक स्थिति यहाँ पर। अब देखते कि अभी तो फिलहाल एक ही घंटा हुआ है, अब देखते हैं कि आगे के कुछ घंटे कैसे रहते हैं बाजार के। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है, तो शुरुआत करते हैं ट्रेड्स लेने की। और हमारे साथ अमित जी और सोमिल जी भी जुड़ रहे हैं। तो अमित जी, सोमिल जी दोनों को ही गुड मॉर्निंग और स्वागत है आप दोनों का कार्यक्रम में। बताइए शुरुआत अमित जी फिर आपसे, अभी के 2 ट्रेड्स क्या होंगे आपके? जी, गुड मॉर्निंग श्रेया जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी वंस अगेन, एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। श्रेया जी, पहला ट्रेड डेफिनेटली हॉस्पिटल स्टॉक से रहेगा। फोर्टिस ने एक अच्छा मूव दिया है। उसके अलावा जो मुझे स्टॉक पसंद आ रहा है, लास्ट वीक भी रिकमेंड किया था, अपोलो हॉस्पिटल। थोड़ा सा मूव के बाद लास्ट 2 सेशन में साइडवेज हो गया था, लेकिन आज के सत्र में वापस यहाँ पे एक ट्रेंड रिजम्पशन देख रहे हैं। ओवरऑल हायर लो का स्ट्रक्चर है, तो अपोलो हॉस्पिटल बाय करना है। स्टॉप लॉस रहेगा 8300 का और टारगेट्स रहेंगे 8600 के। दूसरा स्टॉक वेरी क्लीन ब्रेकआउट, फेडरल बैंक 300 के आसपास यहाँ पे ब्रेकआउट आया है। इसे बाय करना है। 300 के लगभग हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स 318 रुपए के रहेंगे फेडरल बैंक में। ओके, तो अपोलो हॉस्पिटल साथ ही फेडरल बैंक, 2 ट्रेड्स हो गए अमित जी के आज के लिए। सोमिल जी आप बताइए आपके 2 ट्रेड्स इस वक्त के। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मेरे दोनों ही ट्रेड ऑन द सेल साइड रहेंगे। पहला कॉल होगा इंडिगो पर,
इंडिगो में एक ट्रायंगुलर पैटर्न बन रहा है। ब्रेकआउट नीचे की तरफ अब तक हुआ नहीं है, लेकिन 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज के नीचे ये स्टॉक चल रहा है। लास्ट 2 वीक के जो लोस थे वो आज के सेशन में नीचे टूटे हैं। फिर से एक लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन बनना शुरू हो गया है। मेरे नीचे में टारगेट्स होंगे 4170 और ऊपर में स्टॉप लॉस होगा 4460 पर। दूसरा कॉल होगा पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट पर। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में एक फ्लैग पैटर्न बना है। फ्राइडे के सेशन में 40 डेली मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस लिया है और वहीं से फिर से एक नीचे की ट्रेंड शुरू हुई है। आज के ट्रेडिंग सेशन में 20 डेली मूविंग एवरेज के नीचे ये स्टॉक आया है। मुझे लगता है ये फ्लैग पैटर्न नीचे की तरफ टूटेगा। स्टॉप लॉस रहेगा 486 और ऊपर में नीचे में टारगेट्स होंगे 450। दोनों सेल साइड की ट्रेड है सोमिल जी की तरफ से, इंटरग्लोब एविएशन और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। टारगेट और स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर हैं। आशीष जी आप बताइए आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के। जी श्रेया जी, पहला तो लॉन्ग रहेगा, बैंक ऑफ इंडिया में खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे मोमेंटम स्ट्रॉन्ग बना हुआ है और पीएसयू बैंक्स अच्छा मूव कर रहे हैं, तो 141 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी 146 तक के टारगेट्स के लिए। दूसरा जो स्टॉक रहेगा वो शॉर्ट साइड में रहेगा। आईओसी में बिकवाली की सलाह है। यहाँ पे गिरावट देखने मिली है, थोड़ी सी रिकवरी हुई है तो रिस्क रिवॉर्ड वापस फेवरेबल हो गया है सेलिंग के लिए। तो 138 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ बिकवाली की जा सकती है। नीचे में हमें लगता है उसमें 133 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया ये बाई साइड की ट्रेड है आशीष जी की, और आईओसी यहाँ पर सेल साइड की ट्रेड है। तो आशीष जी की 1 बाई 1 सेल की ट्रेड, टारगेट और स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर है। रचना जी बताइए आपके 10 के दमदार ट्रेड्स में कौन से दो ट्रेड्स होंगे? जी, एक हम बीपीसीएल लेंगे जो पिछले शो में भी दिया था, हम यहाँ पे इसको रिपीट करेंगे। बीपीसीएल को हम दोबारा से शॉर्ट साइड पे देंगे। सेम तरीके से यहाँ पे हम एसएल लगाएंगे 294 पे और डाउन साइड पे हमारा टारगेट रहेगा 280 तक का। और यहाँ पे दूसरा जो हम सेल देना चाहेंगे दैट वुड बी टीसीएस। एक हल्का सा पुलबैक आ चुका है इसमें, तो दैट गिव्स अ बेटर एंट्री फॉर अ शॉर्ट ट्रेड। तो इसके भी फ्यूचर्स को शॉर्ट करेंगे विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 2195 एंड डाउन साइड पे हमारा इसमें टारगेट रहेगा 2150 और 40 का। टीसीएस सेल है आपका और निफ्टी आईटी स्क्रीन पे लेके आइएगा जरा प्लीज। इट्स डाउन अबाउट 354 पॉइंट्स। हालांकि अगर आप शुरुआती टिक से देखें, कंपेयर करें, सेल खराब नहीं है बट इट्स 28651 रखिएगा। यस 651। मीनवाइल सेक्टर ऑफ द डे एज ऑफ नाउ इट्स हेल्थ केयर। कंप्लीटली बाजार ने अपने आप को जिसे कहते हैं ना फ्लाइट टू सेफ्टी वहाँ पर ले गया है। फोर्टिस, टोरेंट, मैक्स, ग्लेनमार्क, अपोलो हॉस्पिटल्स, मैनकाइंड, बायोकॉन, दिवीज लैब, ऑरबिंदो फार्मा, एलकेम और सन फार्मा, है ना। लैच ऑन जिसे कहते हैं ना, मैंने एकदम पकड़ लिया। ठीक है, जरा आप क्रूड तेज़ हो कोई दिक्कत की बात नहीं, जो पॉलिटिकल टेंशन चरम पे हो, ठीक है कोई बात की नहीं। यील्ड स्पाइक हो रही हो, ठीक है कोई बात नहीं, हम फार्मा को पकड़ के चलते हैं। फोर्टिस इज द टॉप गेनर। मैक्स हेल्थ केयर में एक बड़ा अच्छा अगर आप देखें मूव आया है। और देखिए मैक्स इज डिफरेंट, है ना। अगर आप कंपेयर करें वर्सेस फोर्टिस वर्सेस अपोलो, मैक्स इज डिफरेंट। फोर्टिस में और अपोलो में स्ट्रेंथ है, दे आर एट ऑल टाइम हाई, और मैक्स इज रिवर्सल ट्रेड। क्यों? मैक्स पोस्ट अर्निंग्स सिंक हुआ था। ये रचना जी 20 डे के ऊपर इट्स 997, मैक्स एग्जैक्टली हिटिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। आपका टेक मैक्स पे क्या होगा? जी, मैक्स इज डेफिनेटली वेल प्लेस्ड एंड कैन गो फर्दर हायर। इंट्राडे के हिसाब से आपको एक एंट्री, फ्रेश एंट्री करनी है। अगर अभी तक करी नहीं है तो यू वेट फॉर अ पुल बैक एंड देन एंटर। मल्टी डेज के हिसाब से ये हमें 1020 तक के नंबर्स 2 से 4 दिन में दिखा सकता है। चलिए अब एक बातचीत शुरू करते हैं राहुल सिंह साहब के साथ। आज हमारे साथ बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी मौजूद हैं। राहुल जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। और आपसे जब आज बात करने के लिए जब हम जुटे हैं और आप भी जुटे हैं, दिन ऐसा था कि मत पूछिए, मतलब गजब का सेल ऑफ था पूरे वर्ल्ड मार्केट्स में। यूएस में यील्ड का स्पाइक होना, जॉब रिपोर्ट स्ट्रॉन्ग, एआई चिप स्टॉक्स का कोलैप्स होना, रेस्ट ऑफ एशिया बैकफुट पे था। रेस्ट ऑफ एशिया में सर कॉस्पी और निक्केई जिस तरीके से चले थे, उनका टूटना थोड़ा लाजमी भी था। वहाँ पे एक पागलपन सा था, दूसरे सारे एसेट्स को बेच के लिक्विडेट करके लोग अपना इक्विटी को चेस कर रहे थे। बट लेट्स टॉक अबाउट इंडियन मार्केट्स इन आइसोलेशन। जो आरबीआई का एक्शन, सरकार का एक्शन, रुपये को डिफेंड करने के लिए, आपने बॉन्ड मार्केट को डीपन करने के लिए जितना बड़ा स्पेस क्रिएट किया है अब,
उस पे अभी तक के इंडियन मार्केट्स के रिएक्शन को आप कैसे रीड कर रहे हैं, और क्या आप मानते हैं कि यहाँ से आगे चलते हुए अगर एआई स्टोरी में थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग और होती है तो उसके अल्टीमेट बेनिफिशियरी हम होंगे? आपका टेक क्या है इस पर? धन्यवाद। नहीं, आपका क्वेश्चन बिल्कुल ही जो बोलते हैं कि आजकल इन्वेस्टर्स के टॉप ऑफ द माइंड पे है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल से जो आज हमें देखने को मिल रहा है वो थोड़ी बहुत जो आरबीआई के एक्शंस की वजह से थोड़ी सी एक कंफर्टिंग फैक्टर है, मैं बोलूंगा। पूरी चीजों को वो रिवर्स तो नहीं कर सकती, लेकिन एक तरीके से कंफर्ट दे सकती है। ऑल्सो हम जब बात करते हैं इंडिया का एंटी-एआई ट्रेड के बारे में, हमें ये भी ध्यान में रखना है कि हमारी खुद की प्रॉफिट ग्रोथ पे कहीं न कहीं एआई की वजह से एक इम्पैक्ट आया है आईटी सेक्टर पे, या आएगा। और दूसरी बात है कि हाई क्रूड प्राइसेस और हाई कमोडिटी प्राइसेस और वीक रूपी एक तरीके से कुछ सेक्टर्स को हेल्प करती है, बट बाकी सेक्टर्स के लिए नेगेटिव भी है, जहाँ पे वैल्यूएशन थोड़ी हाई थी, कंज्यूमर सेक्टर बोल रहे हैं या ऑटो सेक्टर बोल रहे हैं। तो बहुत सारी जो बोलते हैं खींचातानी चल रही है आज के दिन में प्रॉफिट्स के ऊपर, कि आगे जाके हमारी प्रॉफिट्स की आउटलुक क्या होगी। क्योंकि आप जानते हैं कि निफ्टी 50 की जो लास्ट 2 साल की प्रॉफिट ग्रोथ है, वो मात्र मेरे ख्याल से 4 या 5% सीएजीआर की रही है। और इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे फिस्कल 27 में कि वो ग्रोथ 17 टू 19% रहे। उस पे कहीं न कहीं दबाव आएगा और वो मुझे लगता है 12 से 15% के बीच में सेटल करेगी। कुछ सेक्टर्स अच्छा करेंगे, जैसे मैंने बोला वीक रूपी, हाई रेट्स की वजह से शायद बैंक्स अच्छा करें, कुछ कमोडिटी कंपनीज अच्छा करें, लेकिन बाकी कुछ सेक्टर्स पे उसका नेगेटिव असर आ सकता है। तो कुल मिला के हमें देखना है कि हमारी प्रॉफिट ग्रोथ कितनी आ सकती है, क्योंकि वैल्यूएशन धीरे-धीरे नॉर्मलाइज़ हो रहा है और हो सकता है अगले 3-6 महीने में नॉर्मलाइजेशन और भी चलती रहे, क्योंकि जो भी आज हम देख रहे हैं एआई की वजह से जो एक्साइटमेंट बाकी मार्केट्स में है, वो कुछ हद तक वाजिब भी है और कुछ हद तक हमारे पास उसके लिए कोई ऑप्शंस नहीं है हमें उस एआई थीम से हमें बेनिफिट करने के लिए। तो हो सकता है ये पीरियड और 3-6 महीने चले और मेरा मानना ये है कि जब तक सारी बड़ी आईपीओज नहीं होती हैं, एआई की जो बड़ी प्लेटफॉर्म कंपनीज की जो आईपीओ होने वाली है, तब तक ये एआई वेव जो है एक कायम रहेगा और हमें उस सिनेरियो में हमें ये देखना है कि हमारी खुद की प्रॉफिट ग्रोथ क्या क्या दिख रही है। जो पिछले 2 साल से अच्छी नहीं थी, वो क्या 12-15% हम ग्रोथ कर पाएँगे? तो मुझे लगता है मार्केट एक नॉर्मलाइज़ हो जाएगी और एक एक तरीके से एक बेस बना रही है। और ये सब जो है उसका ही एक प्रोसेस मैं समझता हूँ और हमें इसमें इम्पेशंस नहीं रखना चाहिए कि ये 3 महीने में खत्म होगा या 1 महीने में खत्म होगा या 6 महीने में खत्म होगा, ये बोलना बहुत मुश्किल है। ओके, राहुल जी, गुड मॉर्निंग। श्रेया बात कर रही हूँ। तो फिर इन्वेस्टर्स कैसे अप्रोच करें सर इस मार्केट को, अगर वेल्थ क्रिएशन की जर्नी करनी है? और अक्सर हम ये बात करते हैं कि जब मार्केट थोड़ा ठंडा पड़ा हो तभी एक बड़ा मौका होता है, आप अपनी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी का पहला कदम ले सकते हैं। तो क्या अप्रोच इन्वेस्टर्स के लिए रहेगी इस मार्केट में? नहीं, बिल्कुल सही। आई थिंक जो भी मैं बोल रहा हूँ उसका मतलब एक ही निकलता है कि जैसे-जैसे मार्केट टाइम करेक्ट हो रहा है और अब तो प्राइस करेक्ट भी हो रहा है, हमारी जो रिस्क रिवॉर्ड है वो बेटर होते जाएगी, क्योंकि इस माहौल में हमें रिस्क रिवॉर्ड बेटर चाहिए, जिसमें कि हम आगे जाके 12 टू 15% इक्विटी रिटर्न्स हम कमा सकें। और मुझे लगता है कि आज के दिन में हमें ज़्यादातर करके ऐसी कैटेगरी ऑफ फंड्स में रहना चाहिए जहां हम बहुत ज़्यादा थीमेटिक एक्सपोज़र नहीं ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक पर्टिकुलर सेक्टर पे एक्सपोज़र नहीं ले रहे हैं, बट एक फ्लेक्सी कैप अप्रोच मुझे मानता हूँ कि यहाँ पे बेस्ट रहेगा। और फ्लेक्सी कैप के अंदर जैसे कि हम सेक्टर्स का जो इंडिया में अच्छी खूबी ये है कि हमारी मार्केट्स में ब्रेड्थ बहुत है, मतलब हमारे पास सारी सेक्टर्स हैं, डिफेंसिव सेक्टर से लेके ग्रोथ सेक्टर से, कंज्यूमर सेक्टर से लेके कमोडिटीज, और हम एक यूनिडायमेंशनल मार्केट नहीं है, मतलब हम एक तरफा मार्केट नहीं है। तो कहीं ना कहीं फ्लेक्सी कैप आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि हम सारे सेक्टर्स को में अपना मिश्रण ऐसा रखें कि हमें कुछ ग्रोथ भी मिल रहा है, कुछ रिटर्न्स भी मिल रहे हैं और कुछ डिफेंसिवनेस भी है।
डिफेंसिवनेस के लिए, जैसे कि फार्मा सेक्टर हो गया आज के दिन में, कंज्यूमर हो गया, आईटी में अभी भी डिफेंसिव में उसको मैं कैटेगराइज नहीं करूंगा। और ग्रोथ के लिए आपकी जो ग्रोथ कंपनीज हैं या हो सकता है प्राइवेट बैंक्स आज के दिन में बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट्स गोइंग अप ग्रोथ में कन्वर्ट हो जाएं। तो हमें एक अच्छा मिश्रण बना के ऐसे फंड में रहना चाहिए। इन्वेस्टर्स को मैं यही रिकमेंड करूंगा कि ज्यादा थीमेटिक की तरफ ना भागें और ऐसे फंड में रहें जो कि आपके या तो सेक्टर्स को चेंज कर सके डायनेमिकली, बिकॉज मार्केट भी काफी डायनेमिक हो चुकी है, या फिर हम फ्लेक्सी कैप फंड में रहें जो कि जो कि ये सारे सेक्टर्स का मिश्रण जो है डायनेमिकली मैनेज कर सके। वाकई फ्लेक्सी कैप में आप देखेंगे आपको चीज़ें उसका एक एडवांटेज रहेगा, है ना, जैसे कि राहुल जी समझा रहे हैं आपको। वो सुबह वाला जरा एक वो डायग्राम लिखाइएगा जो हमने परसेंटेज का दिखाया था, वर्ल्ड इंडिसेस एंड देयर प्राइस परफॉर्मेंस सिंस ये जब से वॉर शुरू हुई है, उसमें आप देखेंगे कि हमें विश्व को दिखाने के लिए कम से कम एक चीज़ तो है कि हमारे मिड कैप्स और स्मॉल कैप जो हैं वो अच्छा कर रहे थे। स्मॉल कैप इंडेक्स 7.39 सिंस 27 फरवरी, मिड कैप्स 2.77। हालांकि मिड कैप लास्ट हफ्ते जब स्लाइड हुए थे थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ गया, अदरवाइज स्मॉल कैप अच्छा कर रहे थे। हालांकि स्मॉल कैप पे आपका व्यू क्या है? मीन क्या थोड़ा सा अपने हमारा झुकाव स्मॉल कैप इंडेक्स पे होना चाहिए या फिर स्टॉक्स पे होना चाहिए इस वक्त? वाकई पिछले 3 महीने अच्छे रहे, या फिर आपको लगता है कि फ्लेक्सी कैप के साथ ही वो काम चल जाएगा? नहीं, कुछ तो झुकाव हमारा भी स्मॉल कैप की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि हमने जैसे स्मॉल कैप में अपने टाटा स्मॉल कैप में लमसम फ्लोज स्टॉप किए थे काफी दिन पहले, 2-2.5 साल पहले। हमने अप्रैल में पहली बार लमसम फ्लोज को रीओपन किया है, क्योंकि हमें लगता है कि वैल्यूएशन एक ऐसे जगह पे पहुंच गया है जहां पे हम 3 साल के लिए अच्छा व्यू लेके स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन देखिए, हमेशा एसेट एलोकेशन पे ध्यान रखना चाहिए। स्मॉल कैप को मैं इसलिए फ्लेक्सी कैप के ऊपर नहीं रखूंगा क्योंकि मेरी नजर में आज भी स्मॉल कैप 10 to 20% ऑफ एलोकेशन नहीं होना चाहिए किसी के भी एसेट एलोकेशन। और जब तक लार्ज कैप में रिवाइवल नहीं आएगी, स्मॉल कैप भी एक तरीके से ओवर ओन्ड है और वैल्यूएशन इतनी भी चीप नहीं हुई है लार्ज कैप के कंपैरिजन में कि मैं आपको ये बोल सकूं कि स्मॉल कैप में ऑल इन हो जाइए। तो हाँ, लेकिन ये बात जरूर है कि 2024 के मुकाबले आज जो वैल्यूएशन है स्मॉल कैप की, वो काफी ज्यादा अच्छी हो गई है। और इसी वजह से हमने जो भी डिसीजन लिया था स्मॉल कैप में लमसम रीओपन करने का, वो इसी वजह से लिया था। बट इसका क्या मतलब है कि मैं स्मॉल कैप को फ्लेक्सी कैप के ऊपर रख रहा हूँ या लार्ज कैप के ऊपर रख रहा हूँ? नहीं, वो अभी वो सिनेरियो अभी भी नहीं आया है। इसलिए मैं बोलूंगा फ्लेक्सी कैप में सारी चीजें कवर हो जाती है। मल्टी कैप में अगर अगर आप फ्लेक्सी कैप के नीचे देखना चाहते हैं तो मल्टी कैप उससे भी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि मल्टी कैप में आपको 25% मिनिमम स्मॉल कैप रखना ही है, 25% मिनिमम मिड कैप रखना ही है, तो आपको वो पूरा एक्सपोजर मिल जाता है। और अगर उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे मेरी रिस्क एपेटाइट है कि मैं स्मॉल कैप में एक्सपोजर बढ़ा सकता हूँ, तो बशर्ते आई थिंक ये समय बुरा नहीं है। लेकिन आपको 3 से 4 साल का व्यू रखना पड़ेगा स्मॉल कैप में। अभी वैल्यूएशन एकदम डर्ट चीप नहीं हुई है स्मॉल कैप। राहुल जी, कमोडिटी पर क्या व्यू रहेगा आपका? प्रेशियस मेटल्स ने जिस तरीके से पिछले 1 साल में अगर इंडिया प्राइसेस की बात करो, डोमेस्टिक प्राइसेस की, तो रफली 70 से 80% की रैली दिखाई। उसके बाद अब ये करेक्शन, इसे कैसे देख रहे हैं आप? पोर्टफोलियो में इसका कितना परसेंटेज होना चाहिए? और क्या मानते हैं आप कि यहाँ से अब और यहाँ पे मुनाफा देखने को मिलेगा गोल्ड और सिल्वर में, या फिर करेक्शन बढ़ेगी? नहीं, देखिए, आज जो भी गोल्ड में हो रहा है वो ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स के सिनेरियो को देखते हुए हो रहा है कि लोगों को लगता है कि इंटरेस्ट रेट्स वर्ल्ड में बढ़ रही हैं, तो डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है, तो गोल्ड पे थोड़ा सा लोगों का गोल्ड प्राइसेस पे उस वजह से थोड़ी प्रेशर बढ़ी है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू देखें कि गोल्ड की जरूरत क्यों है आज दुनिया में, क्योंकि वर्ल्ड जो है एक इंसुलर जगह होते जा रही है और लोगों का कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में डॉलर पर से हल्का हल्का विश्वास कम होते जा रहा है। और हम गोल्ड जब देखते हैं तो हम गोल्ड को हमेशा रिटर्न की वजह से के नजरिए से नहीं देखना चाहिए, हमको एक इंश्योरेंस पॉलिसी के नजरिए से देखना चाहिए कि मान लीजिए अगर दुनिया में ऐसी सिचुएशन आती है कि
दुनिया को एक ऑल्टरनेट करेंसी की तरफ मूव करना है, तो आज कोई भी करेंसी रेडी नहीं है डॉलर से टेक ओवर करने के लिए। और इसी वजह से गोल्ड पे जो है एक लॉन्ग टर्म पॉजिटिव ट्रेंड बना रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि 5 से 10% एसेट एलोकेशन प्रेशियस कमोडिटीज में होना चाहिए, गोल्ड में ज्यादा। सिल्वर बहुत वोलेटाइल कमोडिटी है और सिल्वर इंडस्ट्रियल कमोडिटी है, तो जब सिल्वर की प्राइस बढ़ती है तो लोग सिल्वर की कंजम्पशन कम करने का तरीका ढूंढ लेते हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं डिमांड सप्लाई काम करती है और ऑटोमेटिकली उसमें एक साइकिल आती है, जो कि गोल्ड में वो चीजें नहीं है। इसलिए मैं बोलूंगा गोल्ड पे ज्यादा ध्यान रखते हुए, आई थिंक अगर किसी ने अगर प्रीवियस रैली मिस कर दी हो या किसी के एसेट एलोकेशन में आज 0 हो, तो कम से कम 5% और अप टू 10% तो एलोकेशन बनाने का ये काफी ठीक ठाक समय है। यानी सर श्रेया ने आपसे प्रश्न पूछा है, ये श्रेया राहुल जी फुली कमिटेड है गोल्ड पे हर महीने। शी इज बाइंग एवरी मंथ, है ना। एनीवे राहुल जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए सर, सभी सेक्टर्स पे अपना और स्पेसेस पे आउटलुक रखा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया एंड हैव अ नाइस डे एज वेल सर। इट्स अ डिफिकल्ट डे, नो डाउट अबाउट दैट। और डिफिकल्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्रूड जो है ना वो थोड़ा हमारे कंफर्ट जोन से बाहर जा रहा है और इट्स नाउ स्ट्राइकिंग ऑलमोस्ट 97 के रेंज को स्ट्राइक करता हुआ। इट्स 97.08। सुबह सुबह जब मैं न्यूज़ रूम में आया था तो जो फर्स्ट एक आया था दैट वाज 95, देन 96.5, नाउ इट्स 97.08। तो ये हमारे लिए, हालांकि निफ्टी बैंक की रेजिलियंस अभी भी कायम है, बट इसको भी हमें देखना पड़ेगा। श्रेया। राइट सर, तो ये फिलहाल तो एक व्यू ले लिया हमने इंडिसेस पे, निफ्टी बैंक निफ्टी पे। अब इसी पर चर्चा करने के लिए, मार्केट टेक्निकल्स पर चर्चा करने के लिए नरेश मेरानी जी भी हमारे साथ जुड़ते हुए। नरेश जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। निफ्टी बैंक निफ्टी आपके स्क्रीन पर है, निचले स्तरों से रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम, क्या आउटलुक बन रहा है फिलहाल निफ्टी और बैंक निफ्टी पर? दोनों पे आउटलुक ये करंट भाव से पॉजिटिव है, क्योंकि अगर हम देखें तो अच्छा करेक्शन हो चुका है। निफ्टी ने पूरा जो कैप अप मूव था 23,150 का था, वहां तक टच हो चुका है। और सिमिलरली बैंक निफ्टी ने भी ऐसे ही मूव किया है, जहां पे 53,000 के आसपास जाना था वो हो चुका है। और अगर हम देखें तो जो भी वीकनेस है वो पूरी ही निफ्टी टॉप हेवी वेट्स में है। जैसे रिलायंस ने नया 52 वीक लो बनाया है, HDFC बैंक ज्यादा दूर नहीं है, तो काफी लार्ज कैप स्टॉक्स जो है अभी भी आ चुके हैं 22,000 के लेवल पर, बट इंडेक्स अभी भी 23,100 पे, तो एक बाउंस बैक यहाँ से अच्छा हो सकता है। ओके, बाउंस बैक यहाँ से अच्छा हो सकता है। नरेश, स्टॉक स्पेसिफिक होकर बात करें, अगर यहाँ से उस बाउंस बैक में पार्टिसिपेट करना हो तो किन काउंटर्स में, आई मीन अगर मैं ड्रिफ्ट थोड़ा सा मिड कैप में भी हो जाऊँ, कहाँ अच्छा रिवर्सल नजर आ रहा है आपको इन लेवल से? तो अगर हम देखें तो ये मार्केट दो तरीके की हो गई है। एक है जो लार्ज स्टॉक्स गिर रहे हैं, और दूसरे जो स्टॉक्स है वहां पे मोमेंटम है। तो वहां पे जो सेक्टर है वो है फार्मा और हॉस्पिटैलिटी, तो दोनों स्टॉक्स वहीं से रहेंगे मिड कैप्स में। सबसे पहले बाई रहेगा बायोकॉन पर, जहां पे एक बड़ा ब्रेकआउट होने के बाद एक रीटेस्ट आया 410 415 का, तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। 405 का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट 460 होगा। दूसरा बाय रहेगा अपोलो हॉस्पिटल पर, जो आज भी एक नया ऑल टाइम हाई बना रहा है, मोमेंटम स्ट्रांग है। स्टॉप लॉस होगा 8300 का, टारगेट होगा 8800 का। ओके, हेल्थ केयर और फार्मा स्पेस में अच्छी बाइंग है। अच्छा नरेश जी, आपके अदानी ग्रुप स्टॉक्स पर क्या व्यू है? अदानी एनर्जी, अदानी पावर, अदानी ग्रीन, आज एक रिपोर्ट देख रही थी मैं, काफ़ी बुलिश रिपोर्ट, और कमज़ोर मार्केट में भी आप देखें तो शुरुआत खराब हुई थी, लेकिन फिर एक बार अदानी एनर्जी और अदानी ग्रीन भी रखिएगा स्क्रीन पर, अदानी एनर्जी, अदानी पावर की बात हो रही थी। हाँ, यहाँ पर निचले स्तरों से रिकवरी है, इस स्टॉक्स पर क्या व्यू है आपका? तो ये काफी वॉलेटाइल स्टॉक्स है, बट अगर हम देखें तो फाइनली ट्रेंड चेंज हो गया पूरे बास्केट का। तो यहाँ पे अभी भी अडानी पावर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो डिप पे अडानी पावर ही बाई होगा, जैसे भी 220-25 के आसपास आ जाए। अदानी पावर आपकी स्क्रीन पे 232 पे, अगर आप देखेंगे आपका कॉल है। मीनवेल मैं फिर कह रहा हूँ, नज़र रखिएगा क्रूड पे। अच्छा नरेश, क्रूड का चार्ट क्या कह रहा है? आई मीन अगर ये स्पाइक दोबारा से आया ही है, आई मीन लास्ट वीक एक मेरे ख्याल से 7 हफ्तों के बाद बिगेस्ट कोलैप्स था क्रूड में, पर अगर आपको फिर इसके लिए टेलविंड मिल रहा है तो अब क्या लग रहा है? आई मीन 97-98 तो आ ही चुका है ऑलमोस्ट, हम उस ट्रैजेक्टरी में आ रहे हैं। क्रूड के चार्ट्स की रीडिंग क्या कहती है आपकी?
तो अगर हम ब्रेंट क्रूड का चार्ट देखें तो अभी ऑलमोस्ट 100 दिन हो चुके हैं ये वॉर को, और जब शुरू हुआ था तो एक्सपेक्टेशन था कि जो रशिया यूक्रेन का हाई है वो भी क्रॉस हो जाएगा 120 का, वो नहीं हुआ है। तो 120 का एक सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है, और जो पिवट पॉइंट है वो 102 104 के पास है। जब तक हम इसके नीचे है तो मोमेंटम नेगेटिव रहता है, और 90 जो है 94 वो 3 बार लो बन चुका है ये पीरियड में। तो 102 104 पिवट पॉइंट है जिसके ऊपर रिस्क बढ़ता है कि इम्पैक्ट आ सकता है। तब जब तक उसके नीचे है ड्रिफ्ट लोअर होगा, और 90 के नीचे जो है वो तभी होगा कि जब कोई वॉर में चेंज हो जाए। तो अभी भी रेंज बाउंड में, जहाँ पे इतनी फिक्र नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू नरेश जी आज जुड़ने के लिए और टेक्निकल्स पर अपनी राय रखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। कुछ और काउंटर्स देखते हैं जो पिछले कुछ सत्रों से अच्छी तेजी दिखा रहे थे, लेकिन आज यहाँ पर मुनाफा वसूली है। GE वर्नोवा रखिएगा एक बार स्क्रीन पर, और ये मैं देख पा रही हूँ 5% की गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है। ये 5% टूटा आज के सत्र में। पार इंडिया रखिएगा यानी कि हिताची एनर्जी, ये भी 4.5% की गिरावट के साथ कामकाज करता हुआ। पूरे गोल्ड फाइनेंसिंग स्टॉक्स में मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस आपको बैकफुट पर नजर आएंगे। अमित जी, GE वर्नोवा शानदार रिटर्न्स दिए हैं इसने, इनफैक्ट पूरे स्पेस ने। तो ये GE वर्नोवा इन लेवल्स पर ठीक ठाक नजर आ रहा है खरीदारी करने के लिए, या फिर थोड़ा और वेट करेंगे? श्रेया जी, हमने GE वर्नोवा में एक अच्छी खासी रैली देखी थी, थोड़ा सा काउंटर स्ट्रेच हो गया था, और यहाँ पे हम प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं। स्टॉक अभी भी 20 डमा के ऊपर है, लेकिन थोड़ा सा वेट करेंगे। दिस इज नॉट अ जोन टू बाय। कोई हमें अभी कंफर्मेशन यहाँ पे नहीं आया रिवर्सल का। एक पॉजिटिव बुलिश कैंडल का वेट करेंगे, लेकिन अगर किसी की पोजीशन है तो मेरे ख्याल से फॉर द टाइमिंग उसको मुनाफा मान लेना चाहिए। थोड़ा सा वेट करेंगे, नीचे के लेवल्स लगभग 47-4750 के आसपास कोई कंफर्मेशन आए तब मे बी विल गो लॉन्ग, बट एट प्रेजेंट ये प्रॉफिट बुकिंग हो रही है इसमें। ओके जी, वर्नो पे आपका ठीक है। सोमिल, आपका व्यू क्या है? मैं हल्का सा एक व्यू चाहूँगा आपका रिलायंस पे। ये इस जोन के लोअर ट्रेजेक्टरीज में ट्रेड कर रहा है। रिलायंस अगर इस जोन को होल्ड नहीं करा तो निफ्टी के लिए कितना बड़ा प्रेशर प्रोवाइडर होगा? क्या ट्रेजेक्टरी खुल रही है? समहाउ आई मीन होल्डिंग स्टिल 1270, बट व्यू क्या आपका इस पे? फॉर रिलायंस जो प्रीवियस स्विंग लोज थे वो आज के ट्रेडिंग सेशन में नीचे टूटे हैं विद गैप। अब यहाँ से जो प्रीवियस पूरी रैली थी, वो पूरी रैली का अगर आप रिट्रेसमेंट पकड़ें तो ऑलमोस्ट 61% पे 1300 के आसपास आता है, उसके नीचे ही चल रहे हैं। तो 78% रिट्रेसमेंट जो है वो अराउंड 1235 के आसपास आ रहा है। तो वो मेरे टारगेट्स होंगे इस समय। मैं इन द वेरी शॉर्ट टर्म, इन द मीडियम टर्म, दोनों ही टाइम फ्रेम में मैं नेगेटिव रहूंगा। इन द लॉन्ग टर्म अभी भी जो स्ट्रक्चर है वो अच्छा है, ट्रेंड लाइन अभी भी होल्ड की है लॉन्ग टर्म में, लेकिन इन द मीडियम टर्म बायस नेगेटिव रहेगा, इन द शॉर्ट टर्म बायस नेगेटिव रहेगा विद अ टारगेट ऑफ 1230-1235। ओके, रिलायंस पे टेक विद दिस डिस्क्लेमर। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। कोई भी ट्रेड, शॉर्ट लॉन्ग इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग, कृपया एक निजी राय जरूर सम्मिलित रखें अपने वित्तीय सलाहकार की। फिलहाल एक छोटे से ग्राफ ब्रेकिंग ट्रांजिशन के बाद हम अपना अगला कार्यक्रम ट्रेडर्स हॉटलाइन शुरू करेंगे। अगर कोई ट्रेड फंसा हुआ है आपका, कोई इन्वेस्टमेंट कॉल फंसी हुई है, उस पर अवश्य प्रश्न पूछिए। टारगेट, स्टॉप लॉसेस, शेयर और कंचन के साथ ट्रेडर्स हॉटलाइन में।